हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक है यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर और दूसरी वनडेज एग्ज़ाम्स के अंदर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सेल क्या होता है और सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और अलग अलग टाइप्स के सेल्स कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स। फिर हम देखेंगे डीएनए क्या होता है, डीएनए से आरएनए कैसे फॉर्मेशन होता है, और जीन क्या होता है, जीन के अंदर कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और कितनी इंफॉर्मेशन इसमें काम की होती है और कितनी इंफॉर्मेशन इसमें जो होती है वो सिमिलर होती है अलग अलग जीन्स में और कितनी डिफरेंस होता है जीन्स के अंदर, है ना। आगे हम देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, किस तरह से जीन्स के अंदर चेंजेस करे जाते हैं, उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। वायरसेस क्या होते हैं, ये किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और फिर वैक्सीन्स कैसे डेवलप होती है और कितने प्रकार की वैक्सीन्स होती है। जीनोम एडिटिंग भी हम इसमें देखेंगे कि जीन्स के अंदर एडिटिंग करके और उनको कैसे म्यूटेट किया जाता है या फिर कैसे उसके अंदर चेंजेस लाए जाते हैं, और जीनोम एडिटिंग और जीनोम जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंसेस है ये भी हम इसमें देखेंगे। और कुछ सब टॉपिक्स हैं जैसे कि म्यूटेशन और इसके अलावा बैक्टीरियाज, ये भी हम इसके अंदर सब टॉपिक्स भी इसके अंदर ही स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं सेल्स के साथ। तो सेल्स क्या होता है, सेल्स एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि जिस तरह एक घर होता है और एक घर के अंदर कई सारी ईंटें लगी होती है, तो हर एक ईंट से मिलकर एक घर बना हुआ होता है। अब जिस तरह ये एक ईंट अगर किसी घर में से निकाल के देखा जाए तो वो एक ईंट जो होती है, वो एक ईंट का जो ब्लॉक होता है वो उस घर की फंडामेंटल यूनिट है। उसी तरह जो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग है ना, इसका अगर एक सेल निकाल के देखा जाए तो वो उस तरह के कई सारे सेल से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है। तो वो जो सेल है उस ऑर्गेनिज्म का क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। तो सेल क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ किसी भी लाइफ, यानी किसी भी जीवित प्राणी या फिर जीवित व्यक्ति की फंडामेंटल यूनिट, यानी कि एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल। अब सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। हम इसका फंक्शन देखेंगे आगे कि क्या क्या न्यूक्लियस के अंदर फंक्शन होते हैं और ये क्या क्या इसके अंदर करता है। फिर इसके अंदर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसके अंदर होता है लाइसोसोम और होता है गोल्गी एपरेटस और वैक्यूल्स। माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है, जो हमारी बॉडी के स्केलेटन हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है, उसी तरह माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं सेल को, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। फिर इसके अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो एंजाइम्स के थ्रू एनर्जी में, यानी एटीपी के अंदर कन्वर्ट होता है, यानी कि ग्लूकोज एटीपी में कहाँ कन्वर्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये अलग अलग बॉडी फंक्शंस, बॉडी के पार्ट्स होते हैं सेल के। जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, किडनी, लीवर, हार्ट और स्टमक, आईज, नोज, और इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उसी तरह एक सेल के अंदर भी ये सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। इसको हम आगे स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस जो होता है सेल का, जो ये न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर एक होता है न्यूक्लियस। ये क्या करता है कि सेल के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होती है ना, उसको कंट्रोल करता है, और सेल की जो स्ट्रेस, यानी कि सेल का जो रिस्पॉन्स होगा किसी भी प्रोसेस के ऊपर, जैसे कि अगर इसके ऊपर कोई वायरस अटैक करेगा या फिर इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया अटैक करेगा या फिर इसके अंदर कोई फूड आएगा, है ना, सेल के अंदर कोई फूड आएगा, जैसे कि मान लो ये सेल है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ इंटर करती है तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, ये न्यूक्लियस डिसाइड करता है, न्यूक्लियोलस डिसाइड करता है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, जो कि यहाँ से आरएनए और लिपिड्स
का ट्रांसपोर्टेशन सिक्योर करते हैं कि यहाँ से क्या होगा, आरएनए और लिपिड्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा बॉडी के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, जो कि यहाँ पर है। इसके थ्रू यहाँ से आरएनए और लिपिड्स अंदर बाहर जा सकते हैं, है ना। कई सारे प्रकार के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, है ना। इन सबको भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये क्या काम करता है, हम जानते हैं कि डीएनए तो होता ही है सेल के अंदर। जो डीएनए होता है ना, वो एक बहुत लंबी चेन होती है इस प्रकार की। हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा है। डीएनए कैसा होता है, इस प्रकार का एक लंबी चेन होती है। डीएनए क्या होता है, एक लंबी चेन होती है इस प्रकार की। तो इसको इसी फॉर्म में स्टोरेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसको क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, यानी कि इसकी कॉइल बनाते हैं। तो कॉइल बनती है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये कॉइल है ना, मतलब इसको जैसे आप अगर कोई धागा होगा, कभी इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक लंबा धागा लेना और उसको है ना फोल्ड करना, इस तरह से उसको हाथ में दोनों उंगलियों के बीच में दबा के और रोल करना। तो वो क्या होगा, इस तरह से एक गुच्छा बन जाएगा उसका, जैसे कि डोर नहीं लग जाती है उस तरह से ऐसा गुच्छा बन जाएगा। तो ये जब ये इस तरह से एक ही जगह पे इकट्ठा होकर और गुच्छा बना लेता है, तो ये क्या बन जाता है, क्रोमेटिन बन जाता है। डीएनए क्या बन जाता है, क्रोमेटिन बन जाता है। और फिर यही क्रोमेटिन आगे चलकर और ज़्यादा कंडेंस होकर क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है, जो कि इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है। तो डीएनए जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए होता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, ये कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमेटिन बनाता है। और क्रोमेटिन और ज़्यादा कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है ना। अब इसके अंदर और क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, जो मैंने बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो भी न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शंस होती है उसको सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये फंक्शन होता है न्यूक्लियोप्लाज्म का एक सेल के अंदर। तो बेसिकली सेल का जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या क्या काम करता है, एक तो डीएनए रेप्लिकेशन का और ट्रांसक्रिप्शन का और आरएनए प्रोसेसिंग का। अब ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए जब कन्वर्ट होकर आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम, वनडे एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएससी के अंदर भी पूछ चुके हैं पहले कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसको याद रखने का तरीका मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। जो सेल्स के ऑर्गन्स होते हैं हम उनको थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि किस प्रकार कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं एक सेल के अंदर और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है कि अगर ये एक सेल है तो इसके आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर जो कि इस सेल को प्रोटेक्ट करेगी। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है ना, कुछ बैक्टीरियाज में होती है और कुछ प्लांट्स के अंदर होती है। प्लांट्स और ट्रीज के अंदर, जो जितने भी प्लांट्स और ट्रीज होते हैं उन सब के अंदर ये सेल वॉल होती है। तो ये जो सेल वॉल होती है ये सेल को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। तो ये किसी भी एनिमल के अंदर नहीं होती है क्योंकि एनिमल्स एक मूविंग ऑर्गेनिज्म है, पर जो प्लांट्स होते हैं वो नॉन मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वो एक रिजिड स्ट्रक्चर के अंदर लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, सेल वॉल्स किसके अंदर होती है, सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती है। जो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि ये एक केमिकल होता है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जो सनलाइट का यूज़ करके, क्लोरोफिल आप सबने सुना होगा, तो सनलाइट का यूज़ करके सनलाइट को क्या करता है, स्टोरेज करता है। और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके इस सनलाइट के थ्रू, और फिर वाटर का क्या होता है, डायलिसिस होता है, फोटोलाइसिस होता है, जिसमें वाटर को तोड़कर और फिर ग्लूकोज बनाया जाता है।
ग्लूकोज बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहते हैं। तो इस प्रोसेस को करने के लिए ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एनिमल्स के अंदर नहीं होता क्योंकि हम सनलाइट का यूज़ करके हमारा फूड को प्रोसेस नहीं कर सकते। तो क्लोरोप्लास्ट भी किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होता है। न्यूक्लियस सभी सेल्स के अंदर होता है, चाहे वो यूकैरियोट्स हो या प्रोकैरियोट्स हो या फिर एनिमल सेल्स हो या फिर प्लांट सेल्स हो। राइबोसोम्स भी सारे सेल्स के अंदर होता है। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, न्यूक्लियस का मैंने बता दिया था कि अभी डीएनए और आरएनए को प्रोसेस करना, और इसके अलावा जितने भी सेल्स के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल करना, ये सब कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और रिस्पॉन्स करना कि आउटर प्रोसेस जो हो रही है, सेल्स के आसपास जो प्रोसेस हो रही है, क्या चीज़ सेल्स के अंदर आ रही है और क्या चीज़ बाहर जा रही है, फूड है या फिर वायरस है, बैक्टीरिया है, उन सबको रिस्पॉन्स करना भी किसका काम होता है, न्यूक्लियस का काम होता है। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम लिपिड फॉर्मेशन और प्रोटीन फॉर्मेशन के काम आता है। राइबोसोम क्या करता है कि सेल के अंदर जो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, एंजाइम फॉर्मेशन होता है, जो कि बाद में माइटोकॉन्ड्रिया यूज करता है। किसके लिए, एंजाइम किसके लिए यूज होता है, ग्लूकोज से एनर्जी को ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम्स फॉर्मेशन होते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन होते हैं, वो कहाँ बनते हैं, राइबोसोम के अंदर बनते हैं। ये प्रोसेस हम पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स के अंदर कि किस तरह से डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए जो होता है राइबोसोम के अंदर, उस आरएनए से एंजाइम बनते हैं और फिर वही एंजाइम किस तरह से काम आते हैं ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के अंदर, है ना। ये हम पूरी प्रोसेस इसके अंदर स्टडी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने भी आपको बता दिया, ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है, यहाँ पर पावर जनरेशन होता है सेल का। ये इसी राइबोसोम में बनने वाले एंजाइम्स को यूज़ करके क्या करता है, एंजाइम्स को यूज़ करके क्या बनाता है, एटीपी यानी कि एनर्जी बनाता है, जो हमारे सेल को क्या करती है, जिंदा रखती है ना। ये हमारे एक तरह से पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, इसीलिए क्योंकि ये एनर्जी का फॉर्मेशन यहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए होता है, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को भी डिटेल में स्टडी करेंगे आगे चलकर। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो सेल के आसपास एक झिल्ली प्रकार की होती है ना। एक तो सेल वॉल होती है जो कि सेल के आसपास प्रोटेक्टिव लेयर होती है, पर ये सभी सेल में होती है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करती है कि कौन से मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आएंगे और कौन से नहीं आएंगे, ये सब ये रेगुलेट करती है। तो सेल मेम्ब्रेन सभी सेल्स के अंदर होती है और कौन से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स खाना है या फिर वायरस है या बैक्टीरिया है, सेल के अंदर एंटर करेगा या नहीं करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही है ना, और जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, वो जिस फ्लूइड के अंदर होते हैं, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है सेल के अंदर, उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसके अंदर कई सारे आयंस होते हैं जो कि सेल की जो प्रोसेसेस होती है, सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है, उन सबको होने में मदद करता है। अब वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं स्टोरेज, एक तरीके से स्टोरेज होता है। ये जितने भी एंजाइम्स और प्रोटीन्स डेवलप हो रहे हैं सेल के अंदर, है ना, उन सबको क्या करता है, स्टोर करता है। किनको, एंजाइम्स को। और गोल्गी बॉडीज क्या होती हैं, ये सभी सेल्स के अंदर होती है, एनिमल हो या प्लांट सेल हो या फिर यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती, यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं। और इसमें आता है गोल्गी बॉडीज। क्यों, गोल्गी बॉडीज के अंदर क्या होता है, पैकेजिंग होता है। जितने भी एंजाइम्स क्रिएट हो रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वो कहाँ पर पैकेज होते हैं, वो यहाँ पर पहले तो लाइसोसोम में डाइजेस्ट होते हैं। अब डाइजेस्ट होकर वो यहाँ पर पैक होते हैं, और यहाँ पर पैक होने के बाद वो एंजाइम्स कहाँ पर स्टोरेज होते हैं, वैक्यूल्स के अंदर। तो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, जितने भी एंजाइम्स हैं वो फॉर्म होते हैं, प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं यहाँ पर, और लिपिड्स फॉर्म होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, लाइसोसोम में वो डाइजेस्ट होते हैं। लाइसोसोम से डाइजेस्ट होकर वो कहाँ जाते हैं, गोल्गी एपरेटस में जाके पैकेजिंग होती है उनकी, और फिर यहाँ पर पैकेजिंग होने के बाद वैक्यूल्स में वो क्या होते हैं, स्टोरेज हो जाते हैं। अब वैक्यूल्स में स्टोरेज होने के बाद वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट होके वही एंजाइम्स कहाँ काम आएंगे, ग्लूकोज से
एनर्जी के फॉर्मेशन, एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए काम आएंगे क्या, एंजाइम्स। तो इस तरह से ये पूरी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं इस तरह से काम करते हैं एक सेल के अंदर। अब हम आगे देखते हैं माइक्रोट्यूब्स क्या होते हैं। माइक्रोट्यूब्स और माइक्रोफिलामेंट्स ये किसी भी सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि ये सेल एक राउंड शेप में होगा या स्क्वायर शेप में होगा या किस सेल या फिर इस तरह के किसी शेप में होगा। ये एक तरीके से स्केलेटन होते हैं किसी भी सेल का, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन भी कहते हैं इनको, माइक्रोट्यूब्स को या माइक्रोफिलामेंट्स को। अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के कुछ ऑर्गेनिज्म के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के क्या क्या एग्जांपल होते हैं कि यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया। अब ये क्या होते हैं, ये अर्थ पर रहने वाले सबसे ज़्यादा पुराने बैक्टीरियाज में से एक हैं जो इनिशियल स्टेज में अर्थ के ऊपर आए थे, है ना। जो जब लाइफ की फॉर्मेशन हुई थी अर्थ के ऊपर तो ये सबसे पहले पैदा होने वाले या फिर बनने वाले जीव धरती के ऊपर थे। और फिर जो यूकैरियोटिक्स हैं उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं आज हम देखते हैं, फंगस, प्लांट, एनिमल, है ना, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी एनिमल्स हमारे आसपास हैं उनको हम देखते हैं, वो सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स के एक एग्जाम्पल्स हैं कि कई सारे सेल से मिलकर ये वाले ऑर्गेनिज्म बने हैं। और इसमें कई सारे सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कई सारे बैक्टीरियाज भी यूकैरियोटिक्स होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का, तो प्रो का मतलब होता है पहले आने वाला और यू का मतलब होता है बाद में आने वाला। तो प्रो मतलब कि पुराना, एक तरह से प्रो मतलब पुराना। जो सबसे पुराने सेल्स हैं जिनके अंदर इतना ज़्यादा इवोल्यूशन नहीं हुआ है अभी तक, वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, है ना। और न्यूक्लियस, पुराने न्यूक्लियस वाले सेल्स, कैरियॉन्स मतलब न्यूक्लियस, तो पुराने न्यूक्लियस वाले सेल्स जो होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा इवोल्यूशन नहीं हुआ है उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। और नए न्यूक्लियस वाले सेल्स को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। इनका इवोल्यूशन कब हुआ था, 3.5 बिलियन ईयर पहले हुआ था। और जो न्यू सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनका कब हुआ था इवोल्यूशन, 1.5 बिलियन ईयर एगो, है ना। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना वो बहुत ही कम कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि उनके अंदर इवोल्यूशन इतना ज़्यादा हुआ नहीं होता है ना, तो उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। पर जो नए सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनके अंदर कई सारे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हम देखते हैं, जैसे कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, कई सारे अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स डेवलपमेंट होते हैं। और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी किस में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये कम कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेल वॉल जो होती है सभी सेल्स के अंदर होती है, चाहे वो सभी सेल, जो सेल वॉल होती है वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक्स के अंदर होती है, पर वो एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती है और प्लांट सेल्स के अंदर होती है जो यूकैरियोटिक्स में होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर प्लांट्स और फंगस के अंदर तो सेल वॉल होती है पर एनिमल्स में नहीं होती है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर सभी के अंदर सेल वॉल्स होती है लगभग। अब ऑर्गेनेलीज जो होती है, यानी कि जो हमने अभी देखा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, ये सब क्या है कि इस सिंपल सेल के अंदर नहीं मिलता है, पर ये जो कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं इसके अंदर ये सारे ऑर्गन्स हमको देखने को मिलते हैं। मेटाबॉलिज्म जो होता है इनका, एनारोबिक रिएक्शंस इसके अंदर होती है। और एनारोबिक रिएक्शंस जो ज़्यादातर क्या होता है, एनारोबिक रिएक्शंस हमको इसमें देखने को मिलती है ज़्यादातर, और कुछ हमको एरोबिक रिएक्शंस भी मिलती है। पर हम ज़्यादातर जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें हम एनारोबिक रिएक्शंस देखते हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंट में होती है। ऑक्सीजन की एब्सेंट में जो भी रिएक्शंस होती है उनको हम एनारोबिक रिएक्शंस कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स क्या होता है, सिंगल और डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमको इसमें मिलता है, यानी कि हमको इसमें आरएनए भी मिल जाता है और डीएनए भी मिल जाता है, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी मिल जाता है। अब हमारे जो यूकैरियोटिक्स हैं, यानी कि नए जो हमारे सेल्स हैं, उसके अंदर क्या होता है कि हमें क्रोमोसोम्स मिलते हैं, क्रोमेटिन मिलता है, क्योंकि ये एक प्रोसेस के थ्रू इवोल्यूट होते होते इस स्टेज पे पहुंचा है कि वो डीएनए से क्रोमोसोम और क्रोमेटिन बना हुआ है ना। तो हमारे इसमें, हमारी सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है। लोकेशन क्या होती है जेनेटिक मटेरियल की, जो
पुराने सेल्स होते हैं यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियट नाम का एक रीजन होता है। जैसे कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें यहाँ पर या तो ऐसे ही फ्री रिवॉल्व करता रहेगा डीएनए, या फिर क्या होगा कि एक न्यूक्लियट रीजन रहता है, वहाँ पर न्यूक्लियोइड के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। और एक प्लाज्मिड नाम का भी एक यहाँ पर ऑर्गन होता है, उसके अंदर भी एक डीएनए मौजूद होता है कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर जो न्यूक्लियस के अंदर ही हमको डीएनए देखने को मिलता है। इसके अलावा हमको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए देखने को मिलता है ना। अब डिवीज़न क्या होता है कि बाइनरी फ्यूजन मोस्टली, यानी कि क्या होता है कि ये एक सेल है और इसी से 2 सेल बन गए और फिर उसी से 4 सेल बन गए। और माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू हमारे अंदर क्या होता है, डिवीज़न होता है। ये हम पढ़ेंगे किस तरह से माइटोसिस और मियोसिस होता है ना। अब प्लांट और एनिमल सेल्स का डिफरेंस देख लेते हैं कि प्लांट सेल्स क्या होते हैं और एनिमल सेल्स क्या होते हैं, और कौन कौन सी इसमें सिमिलरिटीज़ होती है और क्या क्या चीज़ें अलग होती है। जैसे कि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, जैसा कि हमने देखा था अभी, और इसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं जो कि स्टोरेज करते हैं एंजाइम्स को, वो इसमें छोटे होते हैं या फिर नहीं होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर। पर प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए काम आता है, पर एनिमल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है ना। फ्लैजिला और गेमेट्स जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर होते हैं पर एनिमल्स के अंदर नहीं होता है। अब जो चीज़ होती है दोनों में वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल दोनों के अंदर होता है। गोल्गी अपरेटस पैकेजिंग करने वाला जो ऑर्गन होता है वो दोनों के अंदर होता है। रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों के अंदर होता है। न्यूक्लियस सभी सेल्स में होता है। और साइटोप्लाज्म जो होता है यानी कि सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, जेली टाइप लिक्विड होता है, वो सभी में होता है। और राइबोसोम भी सभी सेल्स के अंदर होता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि सेल किस तरह ग्रोथ करता है, रिप्रोड्यूस करता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, और किस तरह से प्रोटीन क्यों फॉर्मेशन होता है और आरएनए फॉर्मेशन क्यों होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, प्रोटीन जो होता है एंजाइम होते हैं सेल्स के अंदर जो एनर्जी के कन्वर्जन में काम आते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।